देख रहे हैं VBCN IBN टीवी। मैं हूं मुस्तफा कमाल। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सामाजिक संस्कारों, शादी विवाह, जन्म उत्सव और आशीर्वाद देने वाले मीनू किन्नर को अब लोग बधाई दे रहे हैं। कारण गया के चंदौती के केसरू धर्मपुर पंचायत के वार्ड 5 से वार्ड सदस्य पद के लिए निर्विरोध जीत हासिल की है। यह पहला मौका है जब बिहार में किसी किन्नर को ग्रामीणों ने विश्वास जताया और उसे निर्विरोध जिताया, जिसके बाद नगर प्रखंड के बीडीओ बलवंत कुमार पांडे ने उन्हें निर्वाचन से संबंधित प्रमाण पत्र भी सौंपा। गांव की सरकार में किन्नर को चुने जाने पर लोगों के बीच कौतूहल था। मीनू किन्नर केशरू धर्मपुर पंचायत के जगन्नाथपुर गांव निवासी रामलखन मांझी और रुक्मणी देवी की संतान है। नगर प्रखंड में 9वें चरण में मतदान होना है, लेकिन इससे पहले ही मीनू किन्नर निर्विरोध हो गए और नगर प्रखंड बीडीओ के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया। मीनू किन्नर ने बताया कि ग्रामीणों से उन्हें बचपन से ही बहुत प्यार मिला है और मौका भी मिला। वह हर संभव अपने वार्ड की तरक्की के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। मीनू देवी जिंदाबाद 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 मीनू देवी जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 मीनू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, हम तो 5 नंबर वार्ड से निर्विरोध हुए हैं। मेरा नाम मीनू किन्नर, ग्राम जगन्नाथपुर, पंचायत केसरू धर्मपुर से हम ग्राम जगन्नाथपुर से 5 नंबर वार्ड से निर्विरोध चुनाए हैं। मुमकिन नहीं हुआ सर कि हमारे पहले मम्मी यानी कि 10 साल रहे लगातार, तो आप जानवे करते हैं कि जिसके घर में रहते तो कुछ तो मान मर्याद यार जनता सेवा में सबको लग ही जाते हैं। तो इसकी वजह से पहले भी जनता के सेवा में लगे रहते हैं, कुछ कुछ लगते रहते थे और अभी भी पंच में है, अभी भी पंच में जीतल थे। बस यही है कि हमारे जनते खुश थे, हमारे जनते निर्विरोध चुने। अच्छा। और हमारे जनते सब बहुत अच्छा है, बढ़िया से बातें चीते रहन सहन। जैसे कि अब मेरी जो कई पीढ़ियों से आ रही है, हम लोग की जो काम है वो तो भी करना जरूरी। 5 साल तक ला तो रहबे करेंगे। वो यदि हम वो छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाए। बधाई उगाते हैं, घर में द्वार में थोड़ा पशुपालन भी है। अच्छा। तो सबकी भी देख रेख करते हैं। पहले प्रथम तो भाई अभी नली खरंजा और सबसे पहले यहाँ नल जल का योजना का काम है। काहे कि यहाँ पानी के बहुत दिक्कताई है, पानी के बहुत संकट है, पहाड़ एरिया है, सगर हो गए। जगन्नाथपुर में अभी तक ला हुए नहीं। 5 नंबर वार्ड से मीनू किन्नर निर्विरोध चुनाव जीते हैं और पूरा जनता का जन समर्थन मिला। पूरा 5 नंबर जनता का जन समर्थन मिला कि इनका निर्विरोध करा गया। जैसे क्योंकि लोग का लगा कि नहीं अच्छे हैं, अच्छे ढंग से काम करेंगे, समाज के सभी समाज के साथ जुड़े रहे हैं। आज नहीं, चुनाव जीतने से नहीं, जो चुनाव जीते से पहले से भी इनका जनता से समर्थन मिलता है। सब कोई काम में आगे रहते हैं, इसके लिए इनका निर्विरोध चुनाव है। छठ महापर्व के मौके पर हिंदू युवा शक्ति संघ गया जी के तत्वाधान में स्थान सूर्यकुंड पर प्रातः भगवान का सूर्य का महापूजन कर सायंकाल महाआरती की गई। 5000 दीपों से पूरे सूर्यकुंड को सजाया भी गया। इस मौके पर आयोजनकर्ताओं ने बताया कि जनमानस का कल्याण हो, कोरोना नामक महामारी का प्रभाव समाप्त हो और अपना समाज, राज्य, देश नित्य उत्तरोत्तर विकास करे, सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो। इन्हीं सब मंगल कामना से यह पूजन महाआरती का आयोजन किया गया है।
मगध क्षेत्र की भूमि में विष्णुपद के निकट ही श्री सूर्य नारायण भगवान का अति प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर 2 बार जीर्णोद्धार कराया गया और यहाँ का जो पाषाण प्रतिमा है बहुत प्राचीन है। अनेकों वर्षों से प्रथम अर्घ्य वाले दिन सायंकालीन जो सूर्यास्त के समय जो अर्घ्य होता है, उस अर्घ्य में गया क्षेत्र उसके निकट सुदूरवर्ती जितने भी छठ व्रतिगण हैं वो सायंकालीन अर्घ्य के लिए सूर्यकुंड ही आते हैं। भगवान सूर्य नारायण का ये मंदिर, ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है। नारद पुराण में, वायु पुराण में ये सूर्यकुंड सरोवर भगवान सूर्य नारायण का महिमा का अनेक वर्णन किया गया। श्री प्रहलाद राजी गया क्षेत्र में आकर के इस सूर्यकुंड सरोवर में स्नान तर्पण आदि उन्होंने पूजन किया। इसीलिए इस सूर्य छठ प्रति पर्वों में लोग यहाँ आकर अर्घ्य प्रदान करके भगवान सूर्य नारायण सभी सूर्य षष्ठी व्रत पर्व करने वाले श्रद्धालुगण यहाँ इस सरोवर में आकर के स्नान तर्पण अर्घ्य प्रदान देकर भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद लेके जाते हैं। अत्यंत प्राचीन सरोवर होने के कारण इसकी महत्ता बहुत है। कुष्ठ रोग, चर्म रोग, अनेकों व्याधि पीड़ा से जो पीड़ित होते हैं तो इस सरोवर में आके स्नान, भगवान का दर्शन, अर्घ्य प्रदान देने से उन्हें आयु आरोग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और आज इसी क्रम में भगवान भास्कर का द्वितीय प्रातःकालीन अर्घ्य के बाद भगवान श्री सूर्य नारायण का महापूजन किया गया, महाप्रसाद यहाँ भोग लगाया गया एवं 5 निपुण ब्राह्मणों द्वारा आज श्री सूर्यकुंड सरोवर भगवान भास्कर का महामंगलारती की गई। महामंगलारती बहुत विशेष है, इस अवसर पे करना है, उसका दर्शन करना है, अत्यंत विशेष फलदायी होता है। आप सभी गयावासियों को, आप सभी बिहारवासियों को, सभी भारतवासियों को श्री सूर्य षष्ठी पर्व की अनेक शुभकामनाएं। आप अवश्य इस गया क्षेत्र में सूर्यकुंड सरोवर में आके भगवान भास्कर का दर्शन करें, सूर्य नारायण का दर्शन करें। हरिओम। पंडित पूरे देश में शुक्रवार का दिन खास रहा क्योंकि पूरे देश में एक साथ शुक्रवार को नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के तहत स्कूलों के साथ साथ शिक्षकों और स्कूल प्रधान का सर्वे हुआ। पूरे देश में एक साथ भारत सरकार के द्वारा आयोजित नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 को लेकर गया में खुशनुमा माहौल नजर आया, जिसमें गया के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के अलावा मदरसों में भी ये सर्वे सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इस संबंध में क्षेत्रीय अन्वेषक डॉक्टर एस.एम. कमाल ने बताया कि 12 नवंबर को जहां पूरे देश में नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 का आयोजन किया गया, वहीं गया जिले के 156 विद्यालयों में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और विद्यालय प्रधान से प्रश्नोत्तरी प्राप्त की गई। लड़कियों का सब हो गया सर। बात करोगे, कैमरा में सब आ रहा है। पेपर में थी, क्वेश्चन पेपर में सेकंड वाले में हो गया। छब्बीस के हो
गया में एक अजीबोगरीब मामला पेश आया। जी हां, गया के धामीटोला मोहल्ले में एक पाव भाजी बेचने वाले ने ग्राहक के गले पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक को उनके दोस्त ने जयप्रकाश नारायण अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया, जहां उनका इलाज हुआ। उसके बाद पीड़ित युवक ने कोतवाली थाने में पाव भाजी दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है। घायल युवक ने थाने में पुलिस के समक्ष दिए गए अपने बयान में बताया कि गुरुवार की देर शाम धामीटोला मोहल्ले में एक पाव भाजी की दुकान से वह पाव भाजी लेने गए थे। दुकानदार और घायल युवक के बीच पैसों को लेकर थोड़ी तकरार हुई, जिसके बाद पाव भाजी वाले ने चाकू से ग्राहक के गले पर वार कर दिया। घायल युवक को उसके दोस्त ने इलाज के लिए JPN अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार कराने के बाद घायल अवस्था में ही युवक कोतवाली थाना पहुंचा और पुलिस को अपना बयान देते हुए आरोपी दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी दुकानदार की तलाश शुरू कर दी है। क्या बोलना था बोलो, पहले दिखाओ कैसे कैसे ये घटना हुआ, ये घटना कैसे हुआ तुम्हारे साथ? गए थे पाव भाजी लेने के लिए, तो वही मांगे तो नहीं दे रहा था, लेट कर रहा था। तो हम मतलब बोले उसको कि हमको जल्दी दीजिए, हमको जाना है। तो उधर से पैसा भी ले लिया। जब मांगने रहा रहे तो बोल रहा कि नहीं है, मेरे पास पैसा दिया कहाँ तो बोले पैसा दिए, उसे हम खाली से ढकले तो उसे में चाकू मार दिया। यही कारण है खाली चाकू मारने का? तो फिर कैसे यहाँ फिर कैसे पहुँचे? जिससे पूरा घायल हो गया। उसके बाद मेरे दोस्तों ने उठाकर शरीर में ले गया। फिर वहाँ पे मेरे को पता नहीं क्या हो गया, टाँगों का पड़ा मेरे से। उसके बाद मिर्जा गालिब कॉलेज गया के पूर्व सचिव S नकी इमाम के निधन पर MM हॉल गया में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि 2 दिन पूर्व नकी इमाम का देहवासन उनके आवास करीमगंज में हो गया था। वो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनकी मृत्यु पर अपने संबोधन में सांत्वना व्यक्त करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर सरफराज ने कहा कि इस नकी इमाम ने इस कॉलेज के लिए अपने को समर्पित कर लिया था। गया जंक्शन पर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल मामला यह है कि दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए दूसरे राज्यों से बिहारी अपने घर लौटे थे और अब दीपावली और छठ पर्व के समापन के बाद यह लोग काम करने के लिए वापस जा रहे हैं। इसी क्रम में दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्री जंक्शन से विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से वापस जा रहे हैं, जिसमें छठ पर्व खत्म होते ही जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और यात्रियों की सुरक्षा में लगी है। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ गया के द्वारा 14 नवंबर को गया धर्म सभा भवन में 4 सूत्री मांगों को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। संघ का मानना है कि रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा जब तक नहीं दिया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर संघ ने मांग की है कि सरकारी कर्मचारी का रसोइयों को दर्जा दिया जाए और जब तक सरकारी कर्मचारी का रसोइयों को दर्जा नहीं दिया जाता है तो उस वक्त तक 21,000 रुपया मानदेय और सेवानिवृत्त रसोइयों को 10,000 पेंशन की सुविधा के साथ बिहार में मध्याह्न भोजन के लिए रसोइयों को अधिकृत किया जाए। साथ ही साथ NGO को बंद करवाने के साथ साथ रसोइयों को खाना बनाने के लिए बहाल करने की बात भी कही गई, ताकि बच्चों को ताज़ा खाना मिल सके। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एकटू का जिला का सम्मेलन 14 नवंबर को धर्मसभा भवन पीर मंसूर रोड में होने जा रहा है, जिसमें तमाम गया के रसोइया जो विद्यालय में काम करती है रसोई बनाने का, वो इसमें प्रतिनिधि रूप में आएगी और उनके जो कुछ मांग है उस पर विचार विमर्श होगा। उसके बाद हम लोग का 2 साल पर चुनाव होता है जिला का, तो हम लोग चुनाव वगैरह करेंगे और सरकार के द्वारा जो हमको मांग पूर्ति नहीं हो रहा है तो उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। मुख्यतः तो जो मांगे हैं हम लोग का, पहला मांग तो यह है कि बिहार में जितने भी विद्यालय रसोइया संघ हैं
रसोईया लोग हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक की 2 ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिसमें स्कीम के द्वारा छोटे आम निवेशकों की पहुंच सरकारी प्रतिभूतियों तक बढ़ाने की कोशिश होगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन योजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। अब हम बात करते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम की, यानी रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है कि इस स्कीम के द्वारा छोटे आम निवेशकों की पहुंच सरकारी प्रतिभूतियों तक बढ़ाने की कोशिश होगी। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूतियों में लोगों के सीधे निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिससे आम निवेशक आसानी से रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन खाता खोलकर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर पाएंगे। अभी तक इसमें संस्थागत निवेश ही ज्यादा था, जिसके लिए रिजर्व बैंक किसी तरह का चार्ज भी नहीं लेगी, यानी इस सेवा की कोई फीस नहीं होगी। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की, यानी इस योजना के द्वारा देश में लोगों के द्वारा बैंकों की शिकायतों के बारे में समाधान प्रक्रिया में और सुधार करने की कोशिश की जाएगी। इसके पीछे सोच यह है कि आम लोगों की शिकायतों का समाधान जल्द और आसान तरीके से हो सके। इस स्कीम की थीम एक देश एक लोकपाल बनाई गई है, जिसके तहत ग्राहक अपनी शिकायत एक ही पोर्टल, एक ही ईमेल और एक पते पर कर सकेंगे। इस एक विंडो के द्वारा बैंक ग्राहक अपनी शिकायतें फाइल कर सकते हैं, दस्तावेज जमा कर पाएंगे और शिकायतों की प्रगति की निगरानी करते हुए अपना फीडबैक भी दे पाएंगे। नमस्कार जी। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में देश के वित्त मंत्रालय ने आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। अमृत महोत्सव का ये कालखंड 21वीं सदी का ये महत्वपूर्ण दशक देश के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसे में आरबीआई की भी भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम आरबीआई देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। साथियों, बीते 6-7 वर्षों से केंद्र सरकार सामान्य मानवी, उसके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखता है। मुझे खुशी है कि आरबीआई ने भी सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाने के लिए सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए लगातार अनेक कदम उठाए हैं और उसमें आज एक और कदम जोड़ा है। आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार
इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन एम्बड्समैन ये सिस्टम ने आज साकार रूप लिया है। इससे बैंक कस्टमर्स की हर शिकायत, हर समस्या का समाधान समय पर बिना परेशानी को हो सकेगा। और मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली है। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। ये भी आप जानते हैं कि भारत में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गारंटेड सेटलमेंट का प्रावधान होता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को सुरक्षा का एक आश्वासन मिलता है, यानी छोटे निवेशक को सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप नया भारत बनाने के लिए जो जो व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए, इसके लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे। और यही तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नागरिक और सरकार की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास है। साथियों, आमतौर पर फाइनेंस की बातें जरा टेक्निकल हो जाती हैं, सामान्य मानवीय हेडलाइन पढ़ करके छोड़ देता है, और इसलिए सामान्य मानवी को बेहतर तरीके से इन बातों को समझना और उनको समझाना, मैं समझता हूं कि आज समय की मांग है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हम जब करते हैं तब इस देश के आखिरी व्यक्ति को भी इस प्रोसेस का हिस्सा हम बनाना चाहते हैं। आप एक्सपर्ट्स इन सारी बातों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन
देश के सामान्य जन के लिए भी ये जानना उनकी बहुत मदद करेगा। जैसे उन्हें पता होना चाहिए कि इस योजना के तहत फंड मैनेजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट RDG अकाउंट खोला जा सकता है। ये अकाउंट भी ऑनलाइन खोला जा सकता है और सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त भी ऑनलाइन संभव है। सैलरी वालों या फिर पेंशनर्स के लिए घर बैठे बैठे सुरक्षित निवेश का ये बहुत बड़ा विकल्प है। इसके लिए कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। फोन और इंटरनेट से ही आप मोबाइल फोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका काम हो जाएगा। ये RDG अकाउंट निवेशक के सेविंग अकाउंट से भी लिंक होगा, जिससे सेल परचेज ऑटोमेटिक, खरीद फरोख्त का जो काम है ऑटोमेटिक संभव हो सकेगा। आप कल्पना कर सकते हैं लोगों को इससे कितनी आसानी होगी। साथियों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ एक्सेस जितने जरूरी हैं, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सिस्टम पर सामान्य जन का भरोसा भी, सामान्य जन के लिए सुविधा भी, सामान्य जन के लिए सरलता भी उतना ही आवश्यक है। एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम मजबूत होती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। 2014 के पहले कुछ सालों में देश के बैंकिंग सिस्टम को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया था, आज हर किसी को पता है कि कैसी स्थितियां पैदा हो गई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। बीते 7 सालों में NPS को पारदर्शिता के साथ रिकॉग्नाइज किया गया, रिजोल्यूशन और रिकवरी पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर के बैंकों को रिकैपिटलाइज किया गया, फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए। जो विलफुल डिफॉल्टर्स पहले सिस्टम से खिलवाड़ करते थे, अब उनके लिए मार्केट से फंड जुटाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंकों से जुड़ी गवर्नेंस में सुधार हो, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी आजादी हो, छोटे बैंकों को मर्ज कर बड़े बैंकों का निर्माण हो, या फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थापना हो। इन सभी कदमों में आज बैंकिंग सेक्टर में नया विश्वास, नई ऊर्जा लौट रही है। साथियों, बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को भी RBI के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों डिपॉजिटर्स हैं, उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। बीते कुछ समय में डिपॉजिटर्स के हितों को देखते हुए ही अनेक फैसले लिए गए हैं। वन नेशन वन अम्बर्समेंट सिस्टम, इससे डिपॉजिटर्स को और इन्वेस्टर फर्स्ट के कमिटमेंट को बल मिला है। आज जो योजना लॉन्च हुई है, इससे बैंक,
एनबीएफसीज और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में 44 करोड़ लोन अकाउंट और 220 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट, इसके जो धारक हैं उन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। अब आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड सभी संस्थाओं के लिए खाता धारकों की शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और मॉनिटर करने का एक ही प्लेटफॉर्म होगा। यानी शिकायत निवारण के लिए खाता धारक को अब एक और आसान विकल्प मिला है। जैसे कि अगर किसी का बैंक अकाउंट लखनऊ में हो और वो दिल्ली में काम कर रहा हो, तो पहले होता यह था कि उसको लखनऊ के एम्बड्समैन को ही शिकायत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसे भारत में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग का प्रावधान किया है। इससे बैंक और जांच करने वाली एजेंसियों के बीच कम से कम समय में बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकेगा। जितनी जल्दी एक्शन होगा, फ्रॉड से निकाली गई रकम की रिकवरी की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। ऐसे कदमों से डिजिटल पेनिट्रेशन और कस्टमर इंक्लूसिवनेस का दायरा भी बड़े विश्वास के साथ बढ़ेगा, कस्टमर का भरोसा और बढ़ेगा। साथियों, बीते सालों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूजन से लेकर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और दूसरे रिफॉर्म्स किए हैं। उनकी ताकत हमने कोविड के इस मुश्किल समय में देखी है और उसके कारण सामान्य मानवीय की सेवा करने का एक संतोष भी पैदा होता है। सरकार जो बड़े बड़े फैसले ले रही थी, उसका प्रभाव बढ़ाने में आरबीआई के फैसलों ने भी बहुत बड़ी मदद की है और मैं आरबीआई गवर्नर और उनकी पूरी टीम को सार्वजनिक रूप से इस संकट काल में जिस प्रकार से उन्होंने चीजों को हिम्मतपूर्वक निर्णय किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। सरकार द्वारा जिस क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की गई थी, उसके तहत लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। इसकी मदद से 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने अपना उद्यम और मजबूत किया है। इसमें से अधिकतर एमएसएमईज हैं, हमारे मध्यम वर्ग के छोटे उद्यमी हैं। साथियों, कोविड काल में ही सरकार द्वारा छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, जिससे 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को केसीसी कार्ड्स भी मिले और लगभग 2.25 लाख करोड़ का कृषि ऋण भी उन्हें मिल गया। पीएम स्वनिधि से करीब 26 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे 26 लाख लोगों को ऋण मिल चुका है। और आप कल्पना कर सकते हैं, कोविड का इस संकट काल के बाद 26 लाख से ज्यादा हमारे
स्ट्रीट वेंडर्स को इतनी बड़ी मदद मिल जाए, कितना बड़ा उनके लिए संबल हो गया। इस योजना से उन्हें बैंकिंग सिस्टम से भी जोड़ दिया है। ऐसे अनेक इंटरवेंशन ने गांव और शहरों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, 6-7 पहले तक भारत में बैंकिंग, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब कुछ एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसा हुआ करता था। देश का सामान्य नागरिक, गरीब परिवार, किसान, छोटे व्यापारी, कारोबारी, महिलाएं, दलित, वंचित, पिछड़े, इन सबके लिए ये सब सुविधाएं बहुत दूर थी। जिन लोगों पर इन सुविधाओं को गरीब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना आए, गरीब तक जाने के रास्तों को बंद करने के लिए जो कुछ भी तर्क दे सकते हैं, भांति भांति के बहाने, यही एक परंपरा हो गई थी। और क्या कुछ कहा नहीं जाता था, खुलेआम बेशर्मी के साथ कहा जाता था, अरे बैंक की ब्रांच नहीं है, स्टाफ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, न जाने कैसे कैसे तर्क दिए जाते थे। अनप्रोडक्टिव सेविंग्स और इनफॉर्मल लैंडिंग, इससे सामान्य नागरिक की स्थिति भी खराब हो रही थी और देश के विकास में उसकी भागीदारी भी न के बराबर थी। पेंशन और बीमा का तो यही माना जाता था कि ये सब समृद्ध परिवारों के भाग्य में ही है, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ईज ऑफ एक्सेस भारत की पहचान बन रही है। आज अलग अलग पेंशन योजनाओं के तहत समाज का हर व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद, 60 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली पेंशन की सुविधा से जुड़ सकता है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 38 करोड़ देशवासी, 38 करोड़ कंट्रीमैन 2-2 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की सुविधा पहुंच रही है। पूरे देश में आज लगभग 8.5 लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स, जो देश के हर नागरिक की बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। जन धन योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स खोले गए, जिसमें आज गरीब के हजारों करोड़ रुपए जमा है। मुद्रा योजना से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों में व्यापारियों, कारोबारियों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। और स्वनिधि योजना से रेडी, ठेला, फेरी चलाने वाले भी इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग से जुड़ पाए हैं। साथियों, लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब डिजिटल एम्पावरमेंट जुड़ गया, तो उसने देश के लोगों को एक नई ताकत दी है। 31 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड, करीब 50 लाख पॉस एम पॉस मशीन्स ने आज देश के कोने कोने में
डिजिटल ट्रांजैक्शन को संभव बनाया है। यूपीआई ने तो बहुत ही कम समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना दिया है। सिर्फ 7 सालों में भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में 19 गुना की छलांग लगाई है, 19 टाइम। आज 24 घंटे, 7 दिवस और 12 महीने देश में कभी भी कहीं भी हमारा बैंकिंग सिस्टम चालू रहता है। इसका लाभ भी हमने कोरोना के इस काल में देखा है। साथियों, आरबीआई का एक संवेदनशील रेगुलेटर होना और बदलती हुई परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखना देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। आजकल आप देख रहे हैं कि फिनटेक जैसे क्षेत्र में हमारे भारतीय स्टार्टअप्स कैसे ग्लोबल चैंपियन बन रहे हैं। इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। हमारे देश के युवाओं ने भारत को इनोवेशंस का ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है। ऐसे में ये जरूरी है कि हमारे रेगुलेटिंग सिस्टम्स इन बदलावों के प्रति जागरूक रहें और फाइनेंशियल सिस्टम्स को विश्व स्तरीय बनाएं और उसको बनाए रखने के लिए सूटेबल इकोसिस्टम का निर्माण करें, उसे सशक्त करें। साथियों, हमें देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखना ही होगा। निवेशकों के भरोसे को निरंतर मजबूत करते रहना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक संवेदनशील और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में भारत की नई पहचान को आरबीआई निरंतर सशक्त करता रहा है और मुझे विश्वास है सशक्त करता रहेगा। एक बार फिर इन बड़े रिफॉर्म्स के लिए मैं आप सबको, सभी स्टेक होल्डर्स को, इनिशिएटिव लाने वाले सबको, टेक्नोलॉजी की एक छलांग लगाने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल प्रधानमंत्री के द्वारा यह जो योजना शुरू की गई है, ये बहुत अच्छी योजना है और इससे कहीं ना कहीं ग्राहकों को बहुत ही फायदा मिलेगा। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।